हेलो। अरे हो जाएगा ना इस बार काम। पिछले बार तो था, कहाँ हुआ, फेल हो गया। ठीक। अरे हेलो मेरे दोस्तों, मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। अरे वो बात कर रहे थे, जैसे लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना ना, तो फेल हो गया। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना, तो वैसे एक जन को हम काम दिए थे, नहीं कर पाया, फेल हो गया। कहीं फिर तो वो लीग ऑफ नेशन जैसा नहीं ना फेल हो जाएगा, इसलिए एक बार कंफर्म हो रहे थे। तो ठीक है, तो अभी तक तो ये यूनाइटेड नेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा है वो भी कर ही लेगा काम। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एज पर द आईसीएसई सिलेबस द यूनाइटेड नेशन में आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, ये सब ऑर्गन सब है यूनाइटेड नेशन का। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और तीन है, आगे देखेंगे, पर क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, फंक्शन में पर छो याद करना है, छो ऑर्गन को, फंक्शन यही तीनों से आएगा। ठीक है, प्लस मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी आज ही खत्म कर लिया जाएगा। उसमें से सिर्फ तीन है, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को। इसका भी सिर्फ क्या आएगा, फंक्शंस आएगा। इसमें कॉम्पोजिशन और फंक्शन, हाँ चलो ठीक है। तो लास्ट वीडियो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टुटू मुट्टू सा बता दिए थे, दो ही पॉइंट बताए थे कि यूनाइटेड नेशन कब बना, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसको बनाने वाले थ्री बिग बी, यही है थ्री बिग बी, स्टालिन साहब हैं, फिर रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, ये तीनों ही स्टार्ट किए थे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। और बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हुआ, और लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 को ये बन के रेडी हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कब बना, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। तो जितना भी ऑर्गन्स है ना, 6 ऑर्गन्स है इसका, देखो ये है 6 ऑर्गन्स, ये है, तो सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाना है ना घूमने के लिए, ठीक है, घूमने जाना, रहने नहीं। ठीक है, मन है तो चल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर घूमने जाना, पिकनिक मनाने। तो पिकनिक मनाने जाओगे तो न्यूयॉर्क में क्या देखना है, हेडक्वार्टर किसका, यूनाइटेड नेशन का। सब ऑर्गन वही है, बस एक को छोड़ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका कहाँ पे है, नीदरलैंड में, हेग, नीदरलैंड। बस ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब जब ये बना था, स्टार्टिंग जब रेडी हुआ ना पूरा, तो 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज साइन किए थे, उसमें से इंडिया भी था। ओके, मतलब इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, पर यूनाइटेड नेशन जब बना तब उसमें उसका सिग्नेचर था। ठीक है, तो वो कब हुआ था, ऑन 26 जून 1945, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चार्टर का मतलब होता है वही रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पन्ना जिसमें सब लिखा हुआ था। ठीक, अब है इंपॉर्टेंट ये ऑफिशियल लैंग्वेज, थोड़ा ये भी देख लो, याद कैसे करना है इसका भी एकदम इजी से बता देंगे। क्या क्या है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो अपना चेहरा देखे हो, डेली देखते होगे, फेयर एंड लवली लगा के, फेयर एंड हैंडसम लगा के निकलते तो होगे ना, बस उसी से याद रख लेना। कैसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चेहरा को, फेस, है ना, तो फेसर कर दो, फेसर, फेसर, तो एक से ज्यादा, प्लूरल फॉर्म में लिख दो फेसर्स, बस हो गया। देखो, एफ से फ्रेंच, ए से अरबिक, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। वाह, चेहरा देख के ऑफिशियल लैंग्वेज याद हो जाएगा। अब से डेली जैसे सुबह देखोगे चेहरा, फेसर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी खड़ा होकर कुछ वहाँ पे मीटिंग वूटिंग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट डॉक्यूमेंटेड, मतलब डॉक्यूमेंट किस में लिखाता है, डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन वर्किंग लैंग्वेज, तो वो दो है बस, ई आर, इंग्लिश और फ्रेंच।
है ना, बायोलॉजी में क्या था, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, उससे याद रख लेना है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। चलो अब आते हैं मेन मुद्दा पे, द ऑर्गन्स टोटल 6 हैं। जनरल असेंबली, जी, द सिक्योरिटी काउंसिल, एस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ई, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, टी, द सेक्रेटेरिएट, एस, GSI ETS, GSI ETS, जैसे आई इट्स, है ना, जैसे आई इट्स। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो सिलेबस से याद हो जाएगा। बाकी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। सबको का कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में। किसको छोड़ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के। इसका कहाँ पे है, द हेग, नीदरलैंड। बस हो गया, ठीक है। अब है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब जो ये बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है, तो आगे ऐसा ना हो तो उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव्स भी होगा, है कि नहीं। तो वही सोच के ही आंसर लिखना है। तो देख लो, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही रहेगा जैसा लीग ऑफ नेशन में था। नेक्स्ट, अब ये पीस और सिक्योरिटी रहेगा कैसे, देखो लिंक करेंगे हम लोग, है ना, तो एक से सब लिंक होते जाएगा। पीस एंड सिक्योरिटी कैसे रहेगा, आपस में जब तुम लोग दोस्त सब खड़े हो तो सब कोई शांत कैसे खड़े कब रहोगे, जब सब कोई फ्रेंड रहोगे, है कि नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सो टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, तो जब तक फ्रेंडली रिलेशन रहेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा। फ्रेंडली रिलेशन रहा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फ्रेंडली रिलेशन नहीं होगा तब ना लड़ाई होगा। हो गया सेकंड पॉइंट भी। फिर है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पैसा से रिलेटेड हो, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। तो जो भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स जो होगा उसमें क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए सब कोई का। तो फ्रेंडली रिलेशन है तो फ्रेंड्स है तो कोऑपरेट तो करना ही होगा ना, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इज टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ द नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है ये क्या है, सेंटर है। क्या का सेंटर है, सबको वहाँ पे आके मिलेगा, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा वहाँ पे सबको रिजॉल्व किया जाएगा। इसीलिए टू बी द सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। नेक्स्ट इज 3D। तो यहाँ पे मैथ्स नहीं समझाएंगे। पहला डी का मतलब है डिसआर्म, है ना, तो ये वाला आर्म नहीं, बंदूक वाला, बंदूक नहीं, अब डिसआर्म। डीकोलोनाइज, जो कॉलोनी बना रहा था, इंपीरियलिज्म में पढ़े थे ना, तो डीकोलोनाइज को, कोई कोलोनाइजेशन प्रोसेस अब नहीं होगा। क्या होगा, विकास होगा। कौन है विकास यहाँ, चलो डेवलप। ओके, सो 3D। तो आई होप द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लियर। तो 1 2 3 4 5, 3 मार्क्स का आया तो 4 लिख देना, 4 मार्क्स का आया 4 लिख देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। अरे ये क्या, वाह बड़ी सुंदर है, यहाँ यूनाइटेड नेशन का लोगो भी है, पहला स्लाइड में देखा ही होगा, ऑलिव लीव, ये वाला, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है, ठीक है। ये ऑलिव लीव है, फिर ये ग्लोब है, ये कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल असेंबली है ये, ठीक है। जनरल असेंबली पिक्चर देख लो, पिक्चर टाइप में बाय चांस आ जाए तो जनरल असेंबली सीट से पता रखना, तो बहुत सारा सीट है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट सब के लिए है। चलो जनरल असेंबली। अब अकॉर्डिंग टू द एज पर योर सिलेबस क्या क्या है, कॉम्पोजिशन और उसका फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, मतलब क्लास का जो क्लास में बैठा है सब वो क्लास का स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल कितना है, 193 स्टूडेंट्स, है ना, मेंबर्स। यहाँ पे स्टेट का है कंट्री, नेशन, ठीक है। 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब
जब भी मीटिंग वूटिंग होता है ना, तो ये 193 में से हर एक कंट्री कितना रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ भेज सकता है यूनाइटेड नेशन? 5 रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में डिस्कशन होकर जब वोटिंग होगा ना, तो वो एक ही वोट दे सकते हैं, भले 5 खड़े हैं पर वोट एक ही जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब पावर्स एंड फंक्शन। अब इसका पावर या फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का? टू अपॉइंट, किसको अपॉइंट करेंगे? सेक्रेटरी जनरल को कर देंगे, ठीक है। पर कब करेंगे? जब सिक्योरिटी काउंसिल बोलेगा इसको कीजिए, ठीक। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये लिखना है ना रिकमेंडेशन, सिर्फ टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल लिख के मत छोड़ देना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर। चलो अब आते हैं, फिर से क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। किसको? नॉन परमानेंट मेंबर्स। ई क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल का, वो आगे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे इस जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसको भी इलेक्ट कौन करेंगे? जनरल असेंबली। प्लस जितना भी ऑर्गन्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल या द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबको कौन इलेक्ट करेंगे? जनरल असेंबली ही करेंगे। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। चलो अब थर्ड, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। तो यूनाइटेड नेशन बना ही क्यों है? जो भी डिस्प्यूट होगा उसको आपस में मतलब पीसफुल तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो जनरल असेंबली का भी एक फंक्शन है, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। देन इज टू रिसीव and consider reports from the Security Council and other organs। बाकी जो ऑर्गन सब है वो सब क्या देंगे इनको? रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे कुछ लड़ाई उड़ाई हुआ तो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें क्या स्टेप लिया, पूरा रिपोर्ट बना के भेजेगा, ठीक है। जैसे स्कूल में तुम लोग का रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो टीचर क्या हो गए? सिक्योरिटी काउंसिल हो गए, हाँ ऐसे, ठीक है। पर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में सब बैठे रहते हैं तो वो क्या हो गया? जनरल असेंबली हो गया। ओके, नेक्स्ट इज टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब फ्री में तो काम नहीं होगा, पैसा भी तो चाहिए ना, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो कितना पैसा चाहिए उसका भी बजट क्या होगा? अप्रूव किया जाएगा। तो कौन करेगा? जनरल असेंबली। क्लियर। चलो ये खत्म। अरे ये क्या है? वाह बड़ी अच्छा पिक्चर लगाया है। देखो यहाँ पे सीट कम है, तो ये क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। इससे भी याद रखना है ना, सीट सब उसमें 193 मेंबर्स के लिए है और यहाँ पे बस 15 मेंबर्स के लिए, ठीक। तो सिक्योरिटी काउंसिल ये है पिक्चर। चलो आगे देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन 15 मेंबर्स। 15 में से 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी या नॉन परमानेंट मेंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब परमानेंट मेंबर्स सबका नाम याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट मेंबर्स का नाम। तो देखो कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए। तो कैसे याद रखना? वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा 2 कंट्री सुपर पावर बन के उभरा था? यूएसए और रसिया। वाह बहुत बढ़िया, यूएसए और रसिया, ठीक है। और बीएफ तो हर जगह था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी साथ साथ। तो जो वीडियो देखे उनको समझ में आ गया होगा कौन है बीएफ। ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और बीएफ क्या कर दिया? चीटिंग कर दिया। तो चीटिंग कर दिया मतलब चीटिंग कौन करता है, ठीक है। तो सी से याद क्या रखना है? चाइना। क्लियर। तो 2 सुपर पावर यूएसए, रसिया, बीएफ सी, ठीक है। बीएफ चीटिंग, तो चाइना। याद हो गया। चलो अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 5 तो रहेंगे ही, हमेशा के लिए ये मेंबर रहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का। बाकी का 10 दे आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, पहले ही देख लिए हैं। कैसे इलेक्ट किया जाता है? बाय 2/3 मेजोरिटी। सब में
इंडिया को लेना है, हाँ सबको हाथ उठाएगा, 193 मेंबर्स वोट देगा, बोले ना 5 रिप्रेजेंटेटिव जाएगा पर वोट एक ही गिनाएगा। तो 2/3 मेजोरिटी जहाँ हो गया कि हाँ ये कंट्री को बनाना चाहिए, तो वो बन जाएंगे क्या, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। क्लियर? बट कितना साल के लिए? ओनली फॉर 2 years, ये याद रखना, सिर्फ 2 साल के लिए ही नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में रह सकते। क्लियर? चलो अब है वेटो पावर। वेटो बेटो बैठो, खड़े मत रहो, बैठो, है ना। तो वेटो पावर, जहां बैठ जाओगे काम होगा, बैठने से काम नहीं होता है, सब बंद हो जाता है बैठने से, है कि नहीं। तो वेटो पावर भी वही है। तो वेटो पावर, द नेगेटिव वोट ऑफ अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वेटो। कहीं पिकनिक जा रहे हो, एकदम सब रेडी हो गया, लास्ट में पापा बोल दिए नहीं, तो जा पाओगे नहीं, मतलब पापा का पास क्या है, वेटो पावर है कि नहीं। सबको हाँ हाँ बोल दिया, यहाँ पे कुछ भी डिसीजन हो रहा है, 10 मेंबर बोल दिए हाँ 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 ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर ये 5 में से कोई एक भी नेगेटिव वोट डाल दिया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, वही है वेटो पावर। क्लियर? सो द नेगेटिव वोट ऑफ अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वेटो। द काउंसिल इज पावरलेस टू एक्ट इफ एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स यूजेस द वेटो पावर। कुछ नहीं काम होगा, कोई भी अपना नेगेटिव वोट अगर डाल देगा तो। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर। अब है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नाम से ही देखो, सिक्योरिटी, मिलिट्री वाला सब टर्म सिक्योरिटी है कि नहीं। तो इसका भी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो वो लिखा कहाँ गया है, वो यूएन चार्टर में लिखा हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसी के हिसाब से पीस और सिक्योरिटी को ये मेंटेन करेगा सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब टू फॉर्मुलेट प्लान्स, प्लान बनाएगा किस लिए, टू फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स वही गोला बारूद बंदूक बंदूक, बहुत सारा ट्रीटी उरीटी यही सब बनाता है, सीटी बीटी ये सब सुने। एक ट्रीटी है, जैसे कोई भी कंट्री अगर उसको 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल बनाना है तो उसको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, वो सब टाइप का, उसको रोकने के लिए तो प्लान बनाता है। किस लिए, टू रेगुलेट द आर्म्स, है ना, नहीं तो सब कोई तो बनाते रह जाएगा ना। जैसे एटम बम में भी लगा हुआ है, कोई नहीं कर सकता एटम बम, कोई नहीं बना सकता कोई न्यूली कंट्री जिसके पास नहीं है। ठीक है, न्यूली कंट्री मतलब जो जिसके पास नहीं है वो अब एटम बम नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट, पता करना है इसको थ्रेट कहाँ पे है। ठीक है, टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन, कोई भी कंट्री अगर तैयार हो रहा है कुछ बड़ा करने के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर नजर रखेगा। ठीक है, एंड टू रिकमेंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, सिक्योरिटी काउंसिल ही वो डिसीजन लेंगे कि अगर ये कुछ थ्रेट करने वाला है, थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, देन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट कंट्री, वो कौन डिसाइड करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल करेंगे। नेक्स्ट, तो एक्शन क्या लेंगे, मिलिट्री एक्शन, टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर, कोई ज्यादा उड़ने लगा तो मारने कौन आएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर, जनरल असेंबली वाला में ही कर लिए हैं, कोई नया कंट्री अगर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का मेंबर, तो उसका नाम रिकमेंड कौन करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल करेंगे। ऑल्सो जनरल असेंबली का चलो सेक्रेटरी जनरल भी बनना है, उसमें भी हम लोग पहले ही देख लिए, तो जनरल असेंबली को कौन नाम रिकमेंड करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल। प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना है तो जनरल असेंबली को कौन रिकमेंड करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल। तो इधर तो तीनों एक ही जैसा है कि नहीं, और ये तो सिंपल सा है, तो 4-5 तो ऐसे ही याद हो गया, दूसरा नंबर भी याद ऐसे ही हो गया। तो आई होप इट इज क्लियर द सिक्योरिटी काउंसिल पावर्स एंड फंक्शन, कंपोजिशन भी। चलो आगे बढ़ा जाए, चीर देना है। अब देख लो, ये है हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, कोर्ट है,
देख लो, बिल्डिंग आया है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा गौर से देखो इस पिक्चर को। द हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पिक्चर है। चलो देखा जाए इसका कॉम्पोजिशन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मेंबर्स मत लिख देना, कोर्ट है तो क्या रहेंगे, जजेस रहेंगे। तो कितना रहेंगे, 15 जजेस। तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी 15, यहाँ भी 15, नोट 18 नोट 18, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो 15 जजेस हैं कितना साल के लिए रहते हैं, 9 साल, फॉर 9 years दे विल एक्ट एज अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, अब होता क्या है कि हर 3 साल में 1/3 सीट के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। जैसे 15 जज है ना, तो 15 जज हर 3 साल में 5 सीट के लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। और जो रिटायरिंग जज हैं और बहुत अच्छा जजमेंट दिए होंगे तो उनको फिर से भी इलेक्ट किया जा सकता है। प्लस कोर्ट अपना खुद का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो बाई चांस, ठीक है, कोई चांस नहीं लेना है ना, 99 थोड़ी 100, इसीलिए देख लो। पर ये तीनों 1 2 3 इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले कौन कौन जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो कौन जा सकता है, ओनली द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, आर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वही जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करने के लिए, बाकी दूसरा कोई नहीं। उसका काम क्या रहेगा, सेटल डिस्प्यूट, कोर्ट का काम वही रहेगा ना, टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। अब नेशनल लॉ यहाँ के लिए तो हर कंट्री का खुद का कोर्ट है कि नहीं, और खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया में खुद का हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी सिस्टम है वर्क करता है। पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, ओके। फिर है एडवाइज, सिविक्स में पढ़े होगे तो एडवाइजरी फंक्शन देते हैं ना, तो यहाँ भी एडवाइजरी फंक्शन है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो एडवाइज जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। तो जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल, उसको एडवाइस कौन देगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्लस अदर ऑर्गन्स को भी। तो 4 पॉइंट ऐसे ही हो गया। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पूरा 6 ऑर्गन में जुडिशियल ऑर्गन कौन है, यही कोर्ट वाला ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब इसका पावर, जो ज्यूरिडिक्शन में हम लोग पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, इंडियन वाला हम लोग जो खत्म कर चुके हैं ज्यूरिडिक्शन, तो इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इट्स ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड टू डिस्प्यूट्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोई 2 कंट्री का बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन जाएगा। कैसे हो सकता है, सीमा विवाद हो सकता है कि नहीं। तो जो इंटरनेशनल लॉ जो कहता है उसी के हिसाब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुनाएगा। तो इट्स ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड टू डिस्प्यूट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब होता है क्या, अगर कोई ये इंटरनेशनल लॉ को अगर तोड़ता है तो उसको क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा, वही उसका मीनिंग है। तो यहाँ तक भी लिखोगे चलेगा, या डेट इज कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ब्रीच मतलब तोड़ देना इंटरनेशनल लॉ को, तो क्या देना होगा, पैसा देना होगा, ठीक है, फाइन या सैंक्शन ये भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लियर। चलो अब है मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन, खत्म वो तीनों। अब एजेंसी तो इसमें भी सिर्फ 3 हैं, यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को। तो ये है यूनिसेफ का लोगो, देख लो, कंफ्यूज मत हो जाना, यूनाइटेड नेशन का लोगो नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऑलिव लीव है, ठीक है। और बीच में कॉन्टिनेंट का, बीच में क्या था, वो कॉन्टिनेंट सब दिया हुआ था ना,
पर यहाँ पे क्या है, मम्मी है और उनका प्यारा सा बबुआ या बबूनी है ना, बेटा या बेटी है। तो ये किसका लोगो है, यूनिसेफ का लोगो है। क्लियर। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म याद रहना ही चाहिए, यूनाइटेड नेशन, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। तो ये देखो बच्चा है यहाँ पे तो चिल्ड्रंस फंड, बस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बस। क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का, ये भी न्यूयॉर्क में है। क्लियर। और इसका मेन काम क्या है यूनिसेफ का, टू प्रोवाइड सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, बेसिक एजुकेशन, सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी तक डेवलप हो रहा है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या देना, सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर का फील्ड में, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट का, ये मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, यूनिसेफ का। फंक्शन क्या है, तो मम्मी है, बच्चा है, तो उसी से रिलेटेड सब फंक्शन होगा, देख लो। सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन in respect of their survival, health and well-being। ठीक है, सब चिल्ड्रन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, बचाना है। ठीक है, उनका हेल्थ देखना, उनका वेलबींग देखना, खाना पीना, ये सब। फिर है प्रोवाइड हेल्प टू चिल्ड्रन एंड मदर। तो सबसे पहले ये बबुआ से एक पॉइंट हो गया, पहला वाला, और दूसरा दोनों से एक पॉइंट हो गया, टू हेल्प चिल्ड्रन एंड मदर, कब, इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कब आएगा, अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी एंड एपिडेमिक्स। कोई एरिया में नेचुरल कैलामिटी आ गया, बहुत बड़ा तबाही हुआ, तो यूनिसेफ वहां जाके काम करेगा, किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन एंड द मदर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज टू मेक एफर्ट टू प्रिवेंट डिजीजेस। डिजीजेस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हटा देना है। तो यहाँ पे कोई भी डिजीज का नाम लिख दो, टीबी, मलेरिया, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड टेक्निकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एंड अदर एड्स। जैसे क्या हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, जैसे यहाँ पे सर्वाइवल, हेल्थ और वेलबींग, इसके लिए सामान सब चाहिए ना, तो ये भी कौन देगा, यूनिसेफ ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब, खाना पीना। नेक्स्ट इज इट असिस्ट गवर्नमेंट्स, मतलब जितना भी कंट्री है सबको क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे यूनिसेफ, किस लिए, टू प्लान, डेवलप एंड एक्सटेंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट को भी क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि गवर्नमेंट क्या करेगा, बच्चा और उसका मम्मी के लिए काम कर सके, उनका सर्वाइवल, हेल्थ और वेलबींग के लिए काम कर सके, बस। तो 1 2 3 4 5, 5 है, कोई भी 4, नो प्रॉब्लम। तो आई होप इट इज क्लियर। तो लोगों से ही रिलेट हो जा रहा है सब पॉइंट। क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका थोड़ा हेडक्वार्टर देखो कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूयॉर्क नहीं। ठीक है, अभी हम लोग को 2 तो सिर्फ अलग मिला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ, हेग, नीदरलैंड, और WHO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले लोगो देख लो। ठीक है, लोगो में भी फिर वही है, बट बीच में एक लकड़ी जैसा है और एक एनाकोंडा सांप लिपटा हुआ है। ठीक है, तो वही है WHO का लोगो, जहाँ सांप है वहाँ WHO है। ठीक है, लोगो। चलो, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल, कम से कम बीमारी हो, स्वस्थ रहे सब कोई। ठीक है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है WHO का। तो फंक्शन करता क्या है WHO, तो इट हेल्प्स कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम का उसका इम्प्रूव करता है, कैसे, बाय बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सब बनाता है, हॉस्पिटल। नेक्स्ट, हेल्थ से रिलेटेड सब रहेगा। इट गिव्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स नीडेड फॉर मेडिसिनल केयर। ड्रग्स मतलब मेडिसिन को बोलते हैं रे। ठीक है, हाँ, तो मत चल जा, ये छोड़ो इसको, आ जा इधर।
नेक्स्ट, इट प्रमोट्स रिसर्च टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस। देखो सब हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो ये जैसे कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, अचानक से WHO का नाम बहुत सुने होंगे ना, सब कोई बनाने लग गया, ऐसे होगा, उसका क्या बनाया, दवाई, है ना, उसका दवाई बनाया। चलो, सो इट प्रमोट्स वैक्सीन, इट प्रमोट्स रिसर्च टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस, क्लियर। नेक्स्ट इज इट वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल। ये भी जरूरी है हेल्थ के लिए, वेस्ट डिस्पोजल प्लस ड्रिंकिंग वाटर, ये दो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, तो इसको भी इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट इज इट ऑर्गेनाइजेस क्या, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर। जैसे आप लोग को बोलते हैं ना, जंक फूड नहीं खाना है, रोटी सब्जी हरा हरा सब्जी सब जंक फूड है कि नहीं, और मैगी पास्ता वो सब क्या है, हेल्दी फूड है। तो अभी आपको बताया ना, तो ये सब यहाँ पे वही डिस्कस करता है कि नहीं। चलो, तो मैगी पास्ता एकदम अभी छोड़ दो एग्जाम तक। नेक्स्ट इज इट एम्स एट फाइटिंग डिजीज एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। कोई भी डिजीज, जैसे कोरोना में ये दो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये कोरोना को सोच के ये 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसको जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ये सब कौन बोला, WHO बोला, तो वही है ये एक फंक्शन उसका, ठीक है, प्रिवेंट दैट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। नेक्स्ट इज इट पब्लिशेस हेल्थ जर्नल्स। हेल्थ जर्नल्स मतलब बुक में पब्लिश होता है, तो 2 ठो ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक का नाम है पब्लिक हेल्थ पनोरामा टू क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। जागरूक करने के लिए कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, ये अपना जर्नल भी पब्लिश करता है, 2 ठो है, बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक हेल्थ पनोरामा। बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई भी 4। चलो खत्म, आगे बढ़ा जाए। अब है यूनेस्को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, अब लोगो देख लो, ये सब लिखा ही हुआ है, ये गायब कर सकता है बीच में, ठीक है, बाई चांस दिया तो ये वाला गायब कर देगा, तो इससे याद रखना है। जो सीनरी बनाता था ना बचपन में, ये वाला कॉमन घर ऐसे करके, बस वही है यूनेस्को, ठीक है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म, UN से हमेशा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। अब E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक, C से कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एकदम याद रखना है ये सब। 2 मार्क्स का जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुने हो ना, पेरिस कहाँ पर है, पेरिस है अर्थ में ही है पेरिस, कोई दूसरा जगह नहीं है, ठीक है। तो पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एजेंसी क्यों बना है, तो ये एजेंसी का क्या काम है, टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी पीस एंड सिक्योरिटी का ही काम करता है, पर यहाँ सिक्योरिटी मतलब ये आर्म मिलिट्री वो सब से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है, बाय टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग द नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन। अब जैसे तुमको 800 में से 100 लाना, मेरा वीडियो देख रहे हो तो किसी और को भी बताओगे कि ये देखो मार्क्स लाना है तो देख लेना, तो ये उसके साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा रिलेशन। अरे वाह, इसी के चलते तो हम 80 में से 80 लेके आ गए, हमेशा तुमको याद रखेगा, कभी तुम्हारा दुश्मनी बनेगा, कभी दुश्मन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीस एंड सिक्योरिटी अपने आप इस्टेब्लिश हो जा रहा है। क्यों, एजुकेशन के बारे बताया उसको, कैसे लेके आना है 100 में से 100, वही साइंस के भी बारे बता देना, कल्चर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्लियर। चलो अब फंक्शन देख लिया जाए। हाँ,
तो हर एक फील्ड है ना इसका, देखो एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन का फील्ड में क्या काम है, साइंस का फील्ड में, कम्युनिकेशन का फील्ड में, और कल्चरल हेरिटेज उसका फील्ड में क्या क्या फंक्शन है यूनेस्को का, ये देख लो इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन का फील्ड में इम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। ले लड़का सब हर जगह पीछे हो जा रहा है, कहीं लड़का सब के लिए नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, लड़की सब बढ़ो आगे, तुम बढ़े लोग बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करो। चलो, emphasis on education of women and girls. Next is removal of illiteracy. अनपढ़ सब, अनपढ़ वाला को नंबर कम करना है, जीरो करना है। कैसे करना है? बाय इनकरेजिंग एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन का मतलब जो बहुत बड़े हो चुके हैं, 50+ 40+ स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, पर उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो कौन प्रोवाइड कराएगा? यूनेस्को। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया या ओपन स्कूल सिस्टम, ये किसका काम रहेगा? यूनेस्को का। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी फाइनेंशियल पैसा से मदद कौन करेगा? यूनेस्को करेगा। ठीक है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक फेयर्स एंड फेस्टिवल, बुक का मेला एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। तो एजुकेशन से, सब एजुकेशन से रिलेटेड है। क्लियर? अब है साइंटिफिक एक्टिविटीज, साइंटिस्ट वाला तो देख लो। तो ऑर्गेनाइजेस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस, यहाँ भी मीटिंग होगा किसका? साइंटिस्ट का ऑफ वेरियस कंट्रीज। अच्छा बात है ना, अब तुम लोग हर जगह से, इंडिया से कोई साइंटिस्ट आए, अमेरिका से आए, रसिया से आए, सबको एक जगह बैठेंगे, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठ के जब बात करेंगे तो अच्छा ही बात होगा ना, कुछ नया इन्वेंशन होगा, है कि नहीं? चलो, इसलिए ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कौन कराने वाले हैं? यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोट बेसिक रिसर्च इन द फील्ड लाइक जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी ओशन से रिलेटेड स्टडीज, कितना मिनरल्स है उसका, वही सब। ठीक है, तो साइंटिफिक एक्टिविटी 2 पॉइंट क्लियर। चलो, अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सो असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलप पूरा नहीं, डेवलपिंग, टू डेवलप कम्युनिकेशन। ठीक, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रेस, फिल्म्स एंड वीडियो सर्विसेज, उसका क्वालिटी को अच्छा करना है। जैसे हम लोग का 4G 3G था, अब क्या आ गया? 5G आ गया। अब कोई कोई कंट्री में मोबाइल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, टावर ही नहीं है वहाँ पे, तो कौन वहाँ पे जाके हेल्प करेगा? यूनेस्को करेगा। नेक्स्ट इज अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। बहुत जरूरी है कि नहीं? प्रेस मतलब न्यूज़पेपर वाला से याद रखो, और मीडिया मतलब तो हम आपसे जो जुड़े हैं, ये भी एक क्या है? मास कम्युनिकेशन को बोलते हैं मीडिया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस भी जरूरी है इनका, तो इसका देखभाल कौन करेंगे? यूनेस्को, कि ये इंडिपेंडेंट रहें, किसी का दबाव में आके कुछ नहीं छापे, यूनेस्को का काम है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जैसे ताजमहल, उसको भी वो किसके अंडर में? यूनेस्को के अंडर में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुने ही होगे। तो अगर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लग गया है तो उसमें क्या होगा? इट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, इक्विपमेंट, फंड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स। तो मोन्यूमेंट्स को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब कौन प्रोवाइड करेंगे? यूनेस्को करेंगे। नेक्स्ट इज इट गिव्स encouragement to artistic creation in literature and fine arts। आप लोग में से बहुत कोई होंगे जिनका आर्टिस्टिक स्किल बहुत ही बढ़िया होगा, है कि नहीं? तो आपको टेंशन नहीं लेना, अपने में काम करते रहना, आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। किसका? यूनेस्को का मिलेगा। ठीक है, इट गिव्स encouragement to artistic creation in literature and fine arts। नेक्स्ट इज इट सेंड्स कल्चरल मिशन। चलो, कल्चरल मिशन को भेजो हो, कहाँ भेजोगे? टू डिफरेंट कंट्रीज, सो डैट देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विच में प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये कंट्री इंडिया वाला जाएंगे कहाँ?
कोई दूसरा कंट्री हम लोग का कोई जिससे अनबन चल रहा है वहाँ पे जाएंगे, वो भी हम लोग का बात मानेंगे हर चीज़। तो इससे क्या होगा, फ्रेंडली रिलेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा। तो ये सब है पॉइंट्स फंक्शन यूनेस्को का। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। बस खत्म, तुरंत से एक बार रिवीजन कर लो। तो आज आंख बंद करो सब। काय खोला रहे, बंद करो। हाँ चलो आंख बंद करो और स्टार्टिंग से सोचो क्या क्या पढ़ा अभी, वीडियो देख के क्या क्या समझ में आ गया। तो सबसे पहले यूएन के बारे में, कब बना, 24 अक्टूबर 1945, है ना। बिग थ्री के बारे में, स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल। फिर ऑब्जेक्टिव्स के बारे पढ़ें, फिर उसका ऑर्गन्स के बारे पढ़ें, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे पढ़ें, फिर जनरल असेंबली के बारे पढ़े, उसका कॉम्पोजिशन, उसका फंक्शन, फिर सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन फंक्शन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कॉम्पोजिशन फंक्शन, फिर एजेंसीज, उसमें से 3 क्या क्या है, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को। बस हो गया। चल और उसके बाद स्माइल, चलो हंसो, टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही हंसते रहना। देखो सब हंस रहा है, सब एकदम मस्ती में है। तो आप लोग को भी ऐसे ही रहना है, टेंशन नहीं लेना है। बस और एक चैप्टर बचा है, उसके बाद तो फिर चीरने के लिए तैयार आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।